नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द स्टोरी छोरी। कहानी के अगले हिस्से में स्वागत है आप सभी का। अब तक आपने सुना चित्रा और सुदीप अस्सी घाट पर मिलते हैं, उनकी बातें होती हैं और आरती देखने के बाद दोनों अपने अपने होटल रूम जाते हैं। अब आगे 10 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे अस्सी घाट बनारस। सुदीप अस्सी घाट पर पहुंचकर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लोग लेकर इतना एक्साइटेड रहते हैं। यह सुबह बनारस की आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक देखने की कोशिश करने लगा। वह टहलते हुए अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों की बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको पता हो। वह अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनमें कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी ही यही है कि यहाँ आकर आदमी वह समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम, दिस इज बनारस। बनारस इज हियर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा और लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट। नाउ गिव 100 रुपी नोट, lakhs rupees blessing in 100 rupees only। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में समझा रहा था। मनमोहना सोनिया के पपेट हो जे 2019 चुनावे बदे कांग्रेस या प्रियंका के उतारी तो बीजेपी वाले घंटा बजावत रह जाई हैं। राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नहीं थी। वह वहीं दशाश्वमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर माल चाहिए? माल माने गांजा? एकदमे वन माल है सर। सर पास में कमरा भी है, मार लीजिएगा। एक बार मारेंगे सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम भोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कश लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका 3रा महीना था। ये यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे सेव किए। अभी वे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं और फ्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वह चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। वह उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वह कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता ही नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है। लोगों से पूछकर वह किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत जोर की भूख लग रही थी। गली से निकलते हुए कचौरी की एक दुकान दिखी जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी।
वहाँ एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। यह देखकर सुदीप रुका, कचौरी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस बहुत कम बचा था और लगभग मान लीजिए बचा ही नहीं था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपए की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपए का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थी, वह 100 रुपए का नोट देखकर नाराज हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वह छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपए रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की, वह अपने होटल वापस लौट गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली। 10 अक्टूबर 2010 शाम 6 बजे, अस्सी घाट, बनारस। सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहां पहले से बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा के पड़ोस पे जाकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सवाल पूछूं? चित्रा उसको देखकर हल्का सा चौंकी और बोली, ओह, द सुदीप यादव जी। सवाल बाद में, ये बताओ चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पी की नहीं? हाँ, सुबह पी थी। एक और पियो, तुम भी क्या याद करोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यहीं फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कैसा लग रहा है बनारस तुम्हें? चित्रा ने पूछा। कल से अच्छा लगा आज। मैं पिछले 6 दिन से यहाँ हूँ। रोज़ इसी टाइम पर अस्सी घाट पर बैठती हूँ। शुरू में तो 3 दिन बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसा लगने लगा है कि कई साल से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज़ पूछ लो। चित्रा ने एक चुस्की बाकायदा सुड़क कर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मज़ा सुड़क कर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुड़क सुड़क कर चाय पी चुके थे। घाट पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घाट पर बैठे सुदीप ने पूछा, वैसे तुमको ये तो नहीं लग रहा कि मैं चैप हो रहा हूँ? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढनी हो तो प्लीज़, अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूंगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप हो तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगी। नहीं मानोगी, बताओ। आपके हाथ में जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए। तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक किताब पढ़ी है, What We Talk About When We Talk About Running। मुझे बड़ा सही लगा था पढ़कर कि 32 साल की उम्र में कैसे इसने अपना कैफ़े बंद करके फुल टाइम लिखने का फ़ैसला लिया। मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगाकर आप कोई ऐसी चीज़ बनाओ और एकाएक उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी कोई मंजिल का ठिकाना ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर शुरू से शुरू कर सकते हो। पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि 35 की उम्र तक रिटायर होना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो वे सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा आगे बैठे हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था, उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर ना रही हो, ऐसी शामें कभी कभार आती हैं, जब कोई जल्दबाजी में ना हो कि कुछ ना कुछ बोलते रहना है, वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने ना दे। वह बड़ी अच्छी बातें करता है या वह बड़ी अच्छी बातें करती है के बजाय कभी कोई ये क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है,
किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोई भी कोशिश ना करना ही तो प्रेम है। करीब 9 बजे जब सुदीप ने उठकर चलने का सोचा तो देखा कि चित्रा की आंखों में आंसू हैं। सुदीप को आंसू के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं और बोलता है, मैं चला जाता हूँ अगर तुमको रोना ही हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है। मैं परसों तक यहाँ रुका हूँ। कल तो सारनाथ जाऊँगा। अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा इसलिए मैंने अपने होटल का नंबर लिख दिया है। सुदीप वहाँ से चला गया। चित्रा ने उसको पलटकर नहीं देखा। सुदीप ने पलटकर चित्रा को देखा। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वह बनारस क्यों आया था, इसकी सही वजह यह थी कि वह आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि कुछ दिन वह अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताती चलूँ तो सुदीप ने किसी आईआईटी या आईआईएस से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो 12वीं क्लास तक ही पढ़ा था। ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छा था। ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसको मैथ्स के नंबर्स ऐसे समझ आते थे जैसे कि नंबर ना होकर लोग हों जिनकी शक्ल वह पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाले कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वह शेयर वाले पन्ने को घंटों तक पढ़ता था। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगजीन्स लखनऊ में सबसे पहले खरीद कर पढ़ लेता था। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वह सब कुछ पढ़ लेता था। वह शेयर मार्केट में बिना पैसे लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता था। अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसे लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी बन गया। 12th के बाद 2 साल तक वह आईआईटी जेईई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने यह सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला। उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वह अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। वह आगे पढ़ाई करके अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे यह बात उसने अपने घर पर रखी और उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह घर वालों को नाराज छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वह शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया था। वह अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। साल 2008 में जब दुनिया भर में कई कंपनियां बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने से सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज़्यादातर पैसा ऐसी कंपनियों में लगाया था जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने की कगार पर चली गई थी। ले देकर बुक माई ट्रिप का नाम की कंपनी में उसका मन लगता था, इसलिए अभी वह उसी पर फोकस कर रहा था। अगर वह यह एक कंपनी को अगले 2-3 साल तक चला ले गया तो वह अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों को ट्रैवल को लेकर उत्साह बढ़ने लगा है। आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसलिए बचाएंगे ताकि वे घूम पाएं। खैर, ये तो सुदीप के बारे में। अब कहानी पर लौटते हैं। अपने होटल का नंबर देने के बाद सुदीप को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आए। वह चित्रा के रोने की वजह जानना चाहता था। इसलिए नहीं कि वह उसकी कुछ मदद कर पाए, बल्कि इसलिए कि कम से कम उतनी देर तक उसका ध्यान कहीं और लगेगा। हम इतनी झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम एक दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवा रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाकर रोएं और हमें कौन चुप कराए। खैर,
चित्रा का फ़ोन नहीं आया। सुदीप के शेड्यूल के हिसाब से बनारस में आज उसकी आखिरी शाम थी। वह जाने से पहले फिर से अस्सी घाट पर पहुंचा। पिज़ेरिया कैफ़े, हाँ जी, पिछला कैफ़े। पिज़ेरिया कैफ़े में उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हलचल में खोने लगा। जब थोड़ी देर घाट पे से ध्यान हटाकर उसने कैफ़े के अंदर देखा तो चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी। उसने वहीं से हाथ हिलाया। चित्रा ने उसको देखा और हाथ हिलाया। सुदीप वहाँ से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुँचा और बैठने से पहले पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ज़रूर, पूरा कैफ़े खाली है वैसे। ये बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो ही गया। मैं कल जा रही हूँ। मैं भी। किताब पूरी करना तो मुझे भेजना। ज़रूर। तुम क्यों रो रहे थे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था? बकवास मत करो, मैं किसी से नहीं बोलूँगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ़्लाइट है मेरी। तब तक तो बहुत टाइम है। इससे ज़्यादा कहानी थोड़ी होगी तुम्हारी, और होगी भी तो तुम्हारे लिए एक टिकट कराना कौन सा बड़ा काम है। चित्रा ने अपने पिज़्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए कहा। पिज़ेरिया से निकलकर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे रहने के दौरान ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई। दोनों में से किसी को ऐसा लगा भी नहीं कि बातें ख़त्म हो गई हैं, बस इसलिए कुछ भी बोलते चले जाएं। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल रूम पर चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले बहुत थोड़ा सा झिझकी। हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, लेकिन फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका था। ऑटो वाले ने ताज सुनकर बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़का दिया। सुदीप ने कहा भी कि क्या फ़र्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के लिए रेट खराब नहीं करना चाहिए। सुदीप ये सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की ज़िंदगी में उसने कभी मोल भाव किया ही नहीं। जब ऑटो रास्ते से निकल रहा था तो यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑटो रुकवाया। दुकान में अंदर जाते ही चित्रा ने बिना एक भी मिनट गवाए मुराकामी की किताब काफ्का ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग के पेन से लिखा, विद लव, लक एंड लाइट। इसके नीचे अपना ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाली 10/10/10, यानी कि 10 अक्टूबर 2010। ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब पढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पलटा कर कहा, मेरी लाइब्रेरी में मुराकामी की बहुत सारी किताबें हैं, तुम ये वाली रख लो, अपनी लाइब्रेरी वाली मुझे दे देना। यह कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10 अक्टूबर 2010 है। ऐसा दुनिया के कुछ हिस्सों में माना जाता है कि आज का दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है, सुदीप ने कहा। तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा। कभी कभी। मेरी तो शादी हो चुकी है। पहले पता होता तो आज के दिन ही शादी कराती, चित्रा ने ऑटो वाले को चलने के लिए इशारा करते हुए कहा। सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौंकना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी हो जाता है कि चित्रा ने सुदीप को आधी बात ही बताई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा का शादी के बाद डाइवोर्स हो चुका था, वो भी 2 साल पहले। वह बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो उस शहर में नहीं रह पाती थी। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ नहीं मामला सेट हो पाता, तो नहीं हुआ। चित्रा और उसका पति दोनों कॉलेज में साथ थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डाइवोर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, डाइवोर्स ना होना ज़्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से भी कुछ ना कुछ लिखने की शौकीन थी, किसी न किसी बात पर लड़ लेती थी। थोड़ी मुंहफट भी थी, यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम और पैसा।
जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहती थी। उसका पति चूँकि इकलौता बेटा था, इसलिए डाइवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था, लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी ज़िंदगी काट सके। वह सोचती थी कि किताब लिखकर वह अमीर भी बन जाएगी और पैसे भी कमा लेगी। 2 साल से अपनी किताब पूरी ना करवाने की वजह से वह ज़िंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटेड थी। आगे की कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।